नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हारे हैं मोदी, उसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री बन गए, शपथ ले ली। कैसे हारे हैं, कहां का क्या दुर्गति हुई, ये बात मैं सारी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शाहरुख खान ने बहुत साल पहले कहा था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पिक्चर देखी होगी आपने। लेकिन जो जीत कर भी हार जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा सीट मोदी की पार्टी भाजपा की आई है, मगर फिर भी मोदी हार गए। पिछले 5 साल मोदी और अमित शाह का एक छत्र राज था। अपने बाकी मंत्रियों को फैसलों में शामिल कराना तो दूर, बहुत दूर की बात है, माला तक में शामिल नहीं करते थे। कुछ महीने पहले ही राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की बहुत किरकिरी हुई थी, देखिए। लेकिन जय वीरू की इस जोड़ी के बीच अब समझौते के साथ ही आ गए हैं। नरेंद्र के दोस्त अमित को उनसे कितना दूर खड़ा होना पड़ रहा है, एक नजर ये भी देख लीजिए। फोटो में मोदी जी की हरी जैकेट भी देखिए। मोदी जी ने इसी हरी जैकेट पे पूरा दिन निकाल दिया, राष्ट्रपति से मिले, सहयोगियों से मिले, पूरा दिन, एक बार भी ड्रेस चेंज नहीं करी। जी हाँ, फोटो जीवी मोदी ने बार बार कपड़े भी नहीं बदले। तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि मोदी जी कितना हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार 56 इंच के सीने वाले मोदी सीना फुला नहीं सकेंगे। मिली जुली सरकार में सबकी बात हाथ जोड़कर माननी पड़ेगी। पूरे राजनीतिक जीवन में हिंदू मुसलमान का राग आलापा, लेकिन इस चुनाव ने दिखा दिया कि यह राग अब और नहीं चलेगा। और सिर्फ मोदी जी महसूस नहीं कर रहे हैं, सच में हारे भी हैं। लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है, प्रशांत किशोर टाइप के लोग फैला रहे हैं कि वो केवल उत्तर प्रदेश ने भाजपा को हराया है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मोदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हकीकत में हारे हैं। मान लेते हैं भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, मान के लेते हैं हकीकत है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह भी ठीक है कि कोई बड़ा खेल नहीं हुआ, मोदी जी ने शपथ भी ले ली है, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन 400 पार का नारा देकर अपने दम पर बहुमत भी न ला पाना जीत कर हारने जैसा ही है। भारत के नक्शे में ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। इधर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, उधर कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बस पर गोलियां चलाई जा रही थी। 10 तीर्थ यात्री मर गए, क्योंकि आतंकियों को पता था कि अजीत डोभाल और सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने साहेब की माला जपने में व्यस्त होंगी, दिल्ली में व्यस्त होंगी। कश्मीर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। सबसे पहले हम कश्मीर की बात करते हैं और आर्टिकल 370 का मुद्दा लेते हैं। कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई भाजपा। अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर। आज से 5 साल पहले 2019 में भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। तब से आज तक मोदी एंड कंपनी का लगातार एक ही दावा रहता है, आर्टिकल 370 हटने से श्रीनगर में रोजगार बढ़ गए। कहा गया कि प्लॉट खरीदेंगे, सब लोगों से कहा गया 370 हट गए, प्लॉट ले लीजिए। क्या किसी संघ के भाजपा के नेता ने प्लॉट खरीदा? हालात इतने खराब हो गए, पहले आतंकवाद कश्मीर की घाटियों में था, लेकिन जो घटना अब घटी है, तीर्थयात्रियों पे गोलियां चलाई गई, वो जम्मू संभाग में घटी है। जम्मू में आतंकवाद पहले कभी नहीं था, लेकिन इधर लगातार बढ़ा है। इनकी बात की रोजगार बढ़ जाएगा केवल कहानियां बन के रह गई। कश्मीर की जनता खुश है, ऐसा लोग कहते हैं। मोदी जी, आप कह रहे हैं कि कश्मीर की जनता खुश है और आपने अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा, ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। आर्टिकल 370 हटाए जाने से कश्मीर में मिक्स फीलिंग थी। किसी ने इसको गलत बताया और किसी ने हटाने के तरीके को गलत बताया, कुछ ने सही भी कहा। लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। और पिछले 5 सालों से भारत के मुकुट कश्मीर को यूटी बनाए जाने से कश्मीरियों को जो दर्द था, वो दर्द मोदी जी पहले भाप गए थे। इसलिए कश्मीर में अपना कोई कैंडिडेट तक नहीं उतारा। थोड़ा आगे आते हैं। मोदी की हार की जगह नंबर 2 लद्दाख। आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को अगला यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख के मुद्दे अलग थे, इसलिए वो अलग होकर भी खुश थे।
भाजपा न केवल 2019 में यहां से जीती थी, बल्कि इसके युवा एमपी जैमयांग अपने भाषण को लेकर, संसद में जो शानदार भाषण दिया था उसको लेकर बहुत चर्चा में थे। मगर यहां पर भी बगावत हो गई। लद्दाख में जो हजारों लाखों लोगों ने जुलूस निकाला वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। चाहे चीन का लद्दाख की धरती पर कब्जा जमाना हो या फिर 6 शेड्यूल में डाले जाने की लद्दाख की मांग हो, मोदी सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। प्रसिद्ध लद्दाखी सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे रहे, कई दिन बैठे रहे, मगर मोदी जी ने, उनकी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं की। नतीजा क्या हुआ? लद्दाख की लोकसभा सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खाते में चली गई। निर्दलीय प्रत्याशी वहां से चुनाव जीत गया। अब बात यहां सिर्फ एक लोकसभा सीट की नहीं है। लद्दाख पूरे देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैला लद्दाख देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और टूरिज्म के लिए भी बहुत जरूरी है। यहाँ से मोदी बस एक सीट नहीं हारे, सारे लद्दाखी लोगों का प्यार भी हार गए। अब नक्शे में थोड़ा नीचे आ जाइए। मोदी के हारने की जगह नंबर 3 है पंजाब। यहाँ मुद्दा था किसानों का आंदोलन और सरकार का बड़बोलापन। देखिए, ऐसा नहीं है कि भाजपा से पहले जो सरकारें थी उन्होंने कभी गलत फैसले नहीं लिए। फैसले गलत हो भी जाते हैं, पता चलने पर वापस ले भी लिए जाते हैं, लेकिन जितने काले 3 कानून किसानों के लिए, 3 काले किसान कानून लाए थे मोदी जी, उतने ही काले सरकार के इरादे थे। देश के हर नागरिक का अधिकार है कि वो दिल्ली आ सकता है, अपने मुद्दों के लिए विरोध दर्ज कर सकता है, मगर किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया गया, उन्हें सिर्फ आगे बढ़ने से नहीं रोका गया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया। क्या ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं? मोदी मीडिया ने अपने ही देश के किसानों को क्या क्या नहीं कहा। मोदी ने ना उन्हें सिर्फ आंदोलनजीवी और परजीवी बोल दिया, बल्कि ना जाने क्या क्या कह डाला। ये तो किसानों का मनोबल था जो 16 महीने में भी टूटा नहीं, वरना सरकार का कोई इरादा नहीं था कि कानून वापस लेते। तो मोदी जी सिर्फ किसानों के हित के बारे में सोचने से नहीं चुके, उन्हें लगातार बेइज्जत भी किया। नतीजा क्या हुआ? 13 में से 0 सीट। मतलब सारे पंजाब की नजरों से मोदी जी उतर गए। चलिए अब चौथी जगह चलते हैं, दूध दही और किसान पहलवान की धरती हरियाणा। 2019 में राज्य के चुनाव हुए। जनता खट्टर के खिलाफ थी। कांग्रेस और जेजेपी के गठबंधन को जनादेश मिला था, लेकिन दुष्यंत चौटाला के लालच को भाजपा ने हवा दी। फिर से भाजपा ने जोड़ तोड़ की सरकार बना ली। नतीजा देखने को मिला 2024 में दुष्यंत चौटाला को और कई जगह भाजपा के प्रत्याशियों को गांव के लोगों ने दौड़ा दिया। और ये एक अकेला मुद्दा नहीं था। अग्निवीर जैसी स्कीम और बेरोजगारी से हरियाणा का युवा नाराज था। पहलवान बेटियों के अपमान से सारे लोग नाराज थे। कहां तो मोदी जी ने पिछली बार यहां से 10 में 10 सीटें जीती थी और इस बार 5 भी बचाना मुश्किल हो गई। हमारे देश में अलग अलग प्रांत हैं, सबकी अपनी बोली है, अपनी संस्कृति और अपने मुद्दे हैं, लेकिन मोदी ने सबको भेड़ की तरह एक जैसे मुद्दे पर हाँकने की सोची। राम मंदिर और धारा 370। धारा 370 का सीधा इम्पैक्ट कश्मीरियों पर था। कश्मीरियों का मोदी को क्या जवाब मिला मैं बता चुका हूं। अब राम मंदिर के मुद्दे को भी देख लेते हैं और आते हैं 5वीं जगह जहां मोदी बुरी तरह हार गए, उत्तर प्रदेश। यहां सबको उम्मीद थी कि राम मंदिर बन गया है तो 80 की 80 सीटें भाजपा ले लेगी। 2019 में भाजपा की सीट थी 62 और इस बार आई 33 सीटें, यानी आधी से भी ज्यादा सीटें गायब। उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को कुछ अंधभक्त गद्दार बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सबसे जागा हुआ हिंदू तो उत्तर प्रदेश का निकला। उसने राम मंदिर और धर्म को राजनीति का औजार बनने से रोक लिया। राम मंदिर अयोध्या में है और अयोध्या फैजाबाद लोकसभा में आता है। यहाँ से लल्लू सिंह भाजपा के सिटिंग एमपी थे, लेकिन हार गए क्योंकि दिल्ली मुंबई में बैठकर सबने मंदिर बनता हुआ तो देखा, लेकिन मंदिर का कॉरिडोर बनाने के लिए अयोध्या के लोगों के घर तोड़े गए, वो उन्होंने झेला। टीवी पर सबने सिर्फ रामलला की मूर्ति स्थापित देखी, अमिताभ बच्चन के डायलॉग देखे, फिल्मी दुनिया के लोग देखे, लेकिन 100 साल से ज्यादा पुराने सीता मंदिर और ऐसे कई पुराने मंदिरों को टूटते हुए अयोध्या के लोगों ने देखा। बाहर से लाकर बिठाए गए पुजारियों से मोदी ने पूजा तो करा ली, लेकिन शंकराचार्यों का दर्द अयोध्या वासियों ने समझा। जिस देश के कण कण में राम है, वहां राम को लाने का दावा करेंगे तो क्या होगा? हारेंगे। और देखिए, राम की नगरी से हार गए, जबकि मोदी ने वहां खुद रोड शो किया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। उत्तर प्रदेश का हिंदू जागा हुआ है,
400 पार के नारे और संविधान बदलने की बातें जब भाजपा वाले करने लगे तो उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर दलित भाई बहन उठ खड़े हुए। वोट की ताकत से भाजपा की जमीन हिला दी और सिर्फ जमीन ही नहीं हिलती, भाजपा उत्तर प्रदेश में जमींदोज हो गई होती अगर मायावती षड्यंत्र न करती। मायावती ने इस बार दलितों को छोड़कर भाजपा के लिए चुनाव लड़ा, अपने कैंडिडेट सिर्फ हारने के लिए उतारे, जिन्होंने इंडिया अलायंस की वोट काटी। 16 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा के जीतने वाले उम्मीदवार और इंडिया के हारने वाले उम्मीदवार में जो वोट का अंतर था उससे ज्यादा वोट बसपा के कैंडिडेट के पास थे। उदाहरण के तौर पर फर्रुखाबाद देखिए, भाजपा कैंडिडेट सिर्फ 2678 वोट से जीता, बसपा के कैंडिडेट को 45,000 से ज्यादा वोट मिले। फूलपुर को देखिए, पहले और दूसरे कैंडिडेट में 9 लाख से अधिक वोट पड़ने पर मार्जिन केवल 4,000 वोट, बसपा के कैंडिडेट के लिए 82,000 वोट। हमेशा आग उगलने वाले साक्षी महाराज उन्नाव से हार सकते थे, केवल 35,000 वोट से जीते, क्योंकि बसपा के कैंडिडेट ने 72,000 वोट लेकर खुद को जीतना नहीं था, बस सपा को हराना था। अब पता नहीं मायावती की क्या मजबूरी है, जब दलितों की नेता बनने का दावा तो करती हैं, मगर जब संविधान और दलित आरक्षण ही खतरे में था तो भी भाजपा का साथ दे दिया। भाजपा को जिताने के लिए अपने उम्मीदवार हारने के लिए उतार दिए। अब सोचिए, अगर ऐसी 16 सीट और भाजपा हार जाती तो मोदी जी 200 पार भी मुश्किल से हो पाते। अंधभक्त तो मोदी जी को महान वक्ता बताते हैं, मगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद होती क्या होता है वो सबने देखा है। मैं तो कहता हूँ टेलीप्रॉम्प्टर से ही सही, मगर बोलने की जगह पर तो बोले ही नहीं। माँ से मंगलसूत्र, माँ से मुसलमान, माँ से मुजरा और ना जाने क्या क्या बोला, मगर मणिपुर पर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मोदी ने। पिछले साल मणिपुर जलता रहा, मगर वहां जाकर लोगों से मिलना तो दूर, 2 शांति के शब्द भी नहीं कहे। मणिपुर की वॉर तो मोदी जी कैसे रुकवाते हैं, यूक्रेन की वॉर रुकवाने में जो बिजी थे, वॉर रुकवा दी, पापा के विज्ञापन चलाते रह गए और मणिपुर से पत्ता साफ। मणिपुर की 2 सीटों पर एक पर उम्मीदवार ही नहीं उतारा और दूसरी पर हार गए। मोदी जी 10 सालों से हमारे प्रधानमंत्री हैं। 10 साल किसी भी देश में काम करने के लिए काफी समय होता है, और 10 साल में अगर ईमानदारी और बिना भेदभाव के सबके लिए काम किया जाए, और 10 साल कम से कम इतना वक्त तो जरूर होता है कि देश के हर राज्य में, हर प्रांत में आपको कम से कम लोग थोड़ा तो सम्मान दें। लेकिन 7 राज्यों में मोदी और भाजपा को 0 सीट मिली, खाता ही नहीं खुला। पंजाब, तमिलनाडु, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम, 4 यूनियन टेरिटरी में मोदी का स्कोर कार्ड 0। पांडिचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। अब यहाँ सवाल उठ सकता है कि यूनियन टेरिटरी में तो एक ही सीट होती है, कोई एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, ठीक बात है। लेकिन सोचिए, हर छोटी जगह पर भी भाजपा और मोदी ने अलग अलग तरह का भोकाल मचाया। लद्दाख की बात हम कर चुके हैं। चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन तो आप सबको याद होगा, जब भाजपा के रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर की धांधली कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की हत्या कह दिया, और 4 महीने के अंदर जनता ने जवाब भी दे दिया। इकलौती लोकसभा सीट से कांग्रेस ने भाजपा को चंडीगढ़ में हरा दिया। अब लक्षद्वीप को देखते हैं, छोटा सा आइलैंड, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक, और उससे भी बड़ी बात की अपनी नेचर को बचाए हुए है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, गुजरात में तो शराबबंदी है और लक्षद्वीप में टूरिज्म के नाम पर शराब शुरू करवा दी। वहां के लोगों ने बहुत विरोध भी किया। फिर पिछले साल मालदीव से संबंध खराब किए तो किए, लक्षद्वीप को उसका ऑप्शन बनाने की बात कर डाली। याद है मोदी का वो स्टाइलिश फोटो लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाने के लिए। खुद लक्षद्वीप के लोगों ने मगर क्या कहा, मोदी जी हमें हमारी नेचर के साथ जी लेने दो, टूरिज्म के नाम पर सत्यानाश मत करो। चुनाव आते ही लक्षद्वीप ने मोदी को आईना दिखा दिया। खुद तो भाजपा ने कैंडिडेट नहीं उतारा, उनके पार्टनर अजीत पवार के कैंडिडेट को केवल 201 वोट मिले। ऐसा नहीं है मोदी ने अपनी रीच बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की। तमिलनाडु में पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी एक भी सीट नहीं मिली, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में लोगों ने भाजपा की दोगली राजनीति को पहचान लिया है। देखिए कैसे यूट्यूबर मनीष कश्यप ने एक झूठी वीडियो फैलाई। उसमें कहा गया तमिलनाडु में यूपी बिहार के मजदूरों को पीटा जा रहा है। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार किया क्योंकि वीडियो झूठी थी, लेकिन जैसे ही उसे बेल मिली क्या हुआ, खुद भाजपा के बड़े से बड़े नेता ने उसे भाजपा ज्वाइन करवाया। अभी और देखिए, हमारे देश में पुराने क्रिमिनल लॉ के कानून बदल दिए गए हैं।
नए कानून 3 जुलाई से लागू हो जाएंगे। पुराने कानून के नाम हिंदी में थे और इंग्लिश में भी, जैसे इंडियन पैनल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता। लेकिन अब जो नए कानून बनाए गए हैं वो पूरे देश में एक समान लागू रहेंगे। उनके नाम सिर्फ हिंदी में हैं, जबकि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा हिंदी भी है और इंग्लिश भी और कई भाषाएं। तो साउथ इंडिया पर जबरदस्ती हिंदी थोपा जाना गलत है। इसलिए चेन्नई में वकीलों ने इस मामले में बड़ी हड़ताल भी की। अब अगर इस तरह नफरत और बांटने की राजनीति करेंगे तो सीट कहां से मिलेगी? तो देखा आपने, मोदी जी जीत कर भी हार गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हारे हैं और 1.5 महीना नफरत के भाषण देकर इसी कन्याकुमारी में मेडिटेशन के नाम पर फोटो खिंचवाने बैठ गए। आपको सोचिए, चश्मा लगाकर कौन मेडिटेशन करता है? मोदी जी के नाम हाथ जोड़कर संदेश है, आपको जैसे तैसे 5 साल और मिले हैं। कृपया करके कपड़े बदलने, फोटो खिंचवाने और रैली करने में मत निकाल दीजिएगा इन 5 सालों को भी। आप पहले देश के प्रधानमंत्री हैं, बाद में भाजपा के नेता हैं, इसलिए अगले 5 साल भाजपा को बढ़ाने का काम औरों पर छोड़ दीजिए। कृपया देश को आगे बढ़ाइए, हिंदू मुसलमान के झगड़े मत लगाइए, उठती हुई हर सच्ची और जरूरी आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए, समझाने की और समझने की कोशिश कीजिए। पता नहीं मोदी जी मानेंगे या नहीं मानेंगे, पर दोस्तों हम मिलकर असली मुद्दे उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए 4 PM। अपनी राय बताइएगा, चैनल पे जरूर आइएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।